नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 10 दिसंबर को नवीनतम इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। ये रिपोर्ट युवाओं की रोजगार क्षमता, राज्यों की प्रदर्शन रैंकिंग और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित है। इसको जारी करने वाले संस्थाओं की अगर बात करें तो टैलेंट असेसमेंट एजेंसी वी बॉक्स, इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि 2025 तक 55% भारतीय स्नातक वैश्विक स्तर पर रोजगार के योग्य होंगे। इसके साथ साथ अगर पिछले वर्ष के आंकड़े से तुलना करें तो यह आंकड़ा 2024 में 51.2% था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वैश्विक कार्यबल को पूरा करने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, सभी पक्षों को समझेंगे, उस आंकड़े को देखेंगे कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 को। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारा नया पता है सी 171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। हिंदी माध्यम में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। अंग्रेजी माध्यम की जो क्लासेस है 12 दिसंबर शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रही हैं। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी को विस्तार से करने के लिए 9311406440 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का जो बैच प्रयागराज में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रारंभ हो रहा है 2 जनवरी 2025 से। हिंदी मीडियम का बैच शाम 6 बजे से, वहीं पर इंग्लिश मीडियम का बैच शाम 5:30 बजे से। लखनऊ में नए फाउंडेशन बैच की सूचना के माध्यम से आप अवगत हों कि हिंदी माध्यम का जो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का बैच है 23 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:30 बजे से। चर्चा के बिंदुओं की बात करेंगे। बात हमने खबर की चर्चा की, चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये रिपोर्ट जारी की गई है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। इसकी खास बातों पर नजर डालेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य पहले जो राष्ट्रीय पहले हैं उन पर भी नजर डालेंगे। सब पर तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर हम नजर डालेंगे। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी, इसका जवाब आपसे अपेक्षित होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो बात सबसे पहले खबर की कर लेते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, केरला रैंक्ड अमॉन्ग टॉप स्टेट फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। आप देखिए केरला ने इसमें प्रगति की है और जो प्रमुख 5 टॉप 5 हम कह सकते हैं जो शहर हैं जहां पर रोजगार की संभावनाएं, रोजगार का सृजन ज्यादा हो रहा है, उसमें ये शुमार हुआ है। युवाओं की रोजगार क्षमता, विभिन्न राज्यों की प्रदर्शन रैंकिंग और कुल श्रमिकों की उपलब्धता का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो ये इस रिपोर्ट को तैयार करने का आधार है। रिपोर्ट की प्रमुख बातों को देखते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में क्या क्या है। तो देखिए इस तैयार करने वाली संस्थाओं को, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया, एक बार दोहराता हूं। वी बॉक्स जो कि टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, साथ ही साथ भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण में लगभग 6.5 लाख युवाओं के वैश्विक रोजगार क्षमता का परीक्षण किया गया। वो इसमें हिस्सेदारी उनकी रही, उनके आधार पर इसको तैयार किया गया है। 2025 तक ये बताया जा रहा है कि लगभग 55% भारतीय स्नातक ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर रोजगार के योग्य होंगे। और 2024 का जो आंकड़ा है उससे इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 में ये आंकड़ा 51.2% का था। तो हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर वैश्विक कार्यबल को पूरा करने में भारत की बढ़ती भूमिका यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष ये हैं कि कुछ शिक्षा स्ट्रीम्स ऐसी हैं, अर्थात शिक्षा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर हम अलग अलग यहां पर ब्यौरा दिया गया है। ये देख सकते हैं कि जो वैश्विक रोजगार योग्यता है उन अलग अलग स्ट्रीम्स में क्या है। इसका मतलब यह है कि प्रबंधन से स्नातक करने वाले जो व्यक्ति हैं वहां पर 78% ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजगार योग्यता जिनके अंदर उच्चतम पाई गई है। मतलब इन लोगों में रोजगार की जो दर है वो ज्यादा है। प्रबंधन से स्नातक करने वाले 78% लोग वैश्विक जो रोजगार है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इंजीनियरिंग स्नातक की बात करें तो 71.5% रोजगार योग्यता इंजीनियरिंग सेक्टर के पास है। वहीं पर एमसीए के जो छात्र हैं वो 71% रोजगार योग्यता रखते हैं। वहीं पर स्नातक में ये आंकड़ा 58% के पास जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रबंधन स्नातक जो है इसमें शीर्ष पर है और दूसरे स्थान पर इंजीनियरिंग स्नातक है। मतलब इंजीनियरिंग और प्रबंधन ये दोनों पढ़ाई करने वाले लोगों का वैश्विक रोजगार जो है उसमें ज्यादा इनकी भागीदारी है। अब अंतरराष्ट्रीय कंपनी की जरूरतों को समझकर
अगर और प्रशिक्षित किया जाए तो इस आंकड़े को और बढ़ाया जा सकता है। रोजगार योग्य प्रतिभाओं के लिए जो उभरते सेंटर्स हैं, जो केंद्र हैं, अगर उस पर नजर डालें तो राज्यवार अगर दृष्टि आप डालते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली ये ऐसे सेंटर्स हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको रोजगार प्रतिभाओं के उभरते केंद्र के रूप में आप इन राज्यों को देख सकते हैं। यहां से ज्यादा लोग निकल रहे हैं जो कि वैश्विक रोजगार के मानकों के अनुरूप हैं। साथ ही साथ अगर शहरों के हिसाब से बात करें तो पुणे, बेंगलुरु और मुंबई इसमें इस लिस्ट में शुमार हुए हैं। रोजगार योग्यता का लैंगिक अगर विश्लेषण किया जाए अर्थात पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग देखा जाए तो पुरुषों में जहां ये चीज आपको संतोषजनक दिखाई दे रही है, क्योंकि 2025 में ये उम्मीद की जा रही है कि 53.5% तक पुरुषों की रोजगार योग्यता में वृद्धि होगी, जो कि 2024 में 51.8% के आसपास थी। इसका मतलब कि इसमें हमको उछाल दिखाई दे रहा है, इसमें वृद्धि का अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन जब महिलाओं की बात होती है तो थोड़ी सी निराशा दिखाई पड़ती है, क्योंकि महिलाओं की रोजगार योग्यता की जब बात होती है तो ये 47.5% ही होने का अनुमान है 2025 में, जो कि 2024 में कितना था, 50.9% के आसपास था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कौशल विकास पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट में और फोकस करने की आवश्यकता है। और अगर महिलाओं की भूमिका कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उनके करियर में ब्रेक लग रहा है। लैंगिक रूप से भेदभाव को हम पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर पा रहे हैं। कौशल विकास के अवसर कहीं ना कहीं महिलाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े तो फिलहाल यही बयां कर रहे हैं कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने की और ज्यादा आवश्यकता है। अब हम ध्यान देंगे कि कौशल विकास के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पहलें हुई हैं, थोड़ा सा एक नजर उस पर भी डालेंगे। लेकिन कौशल विकास के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नए उभरते क्षेत्र हैं, जहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो इन पहलों में जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को और बेहतर तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का जो क्षेत्र है, जो हरित प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का जो फील्ड है, 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये मार्केट होने की बात है। संभावनाएं इसमें काफी ज्यादा है। इसी प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम कह सकते हैं, जो स्मार्ट सिटीज का जो सेक्टर है, इसमें भी 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये इसके होने का इसका आकार है। इसमें भी संभावनाएं ज्यादा हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन एक ऐसा फील्ड है जहां पर अपार संभावनाएं हैं। लोगों को इस क्षेत्र में भी स्किल्ड करके हम इस आंकड़े को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2030 तक हमने अपना भी टारगेट रखा है कि हम 30% तक वैश्विक जो भागीदारी है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक संभावनाओं भरा क्षेत्र है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी और औषधि विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है, जिसमें कि 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की बात है। इस प्रकार अंतरिक्ष हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, या क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर राष्ट्रीय जो मिशन है उसके अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का निवेश है। तो ये वो क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर अभी अपार संभावनाएं हैं, जिनमें हम लोगों को स्किल्ड करके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इस आंकड़े को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक नई राह हम यहाँ पर तलाश सकते हैं। अब नजर डालते हैं कौशल विकास के लिए जो राष्ट्रीय पहल अभी तक हुई, उसमें कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का उल्लेख करना समीचीन होगा। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गति और गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, कौशल विकास किया जाए, देश में कौशल विकास की चुनौती का सामना किस प्रकार हो, इसके लिए ये नीति बनाई गई। और तेजी से मानकों के साथ इसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिए 2015 में कौशल विकास उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। कौशल गतिविधियों के लिए इसके माध्यम से एक व्यापक ढांचे का निर्माण करना इसका लक्ष्य था, जिसके तहत सामान्य मानकों के अनुरूप कौशल मांग केंद्रों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जाए, कौशल मांग केंद्रों के से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। साथ ही साथ कौशल विकास का संबंध इसमें यह भी था कि कौशल को उद्योग को बाजार की जरूरतों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से कनेक्ट किया जाए। बाजार की जो डिमांड है उसी अनुसार लोगों को ट्रेंड किया जाए, कौशल का विकास किया जाए, ताकि बेहतर रोजगार और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो सके। इसके बाद राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इसका अगला चरण हमको दिखाई देता है, जिसमें 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। और इसमें उद्देश्य भी वही था कि कौशल प्रशिक्षण जो भी गतिविधियां हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग है वो विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में एक समन्वय देखने को मिले। इसका मतलब कि एक राज्य में अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो दूसरे राज्य में अगर किसी अन्य चीज की ट्रेनिंग हो, दोनों को
एक दोनों में कोऑपरेशन हो, एक समन्वय हो, ताकि इसको और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। इस मिशन का लक्ष्य क्या था? तो कौशल विकास प्रयासों को समेकित किया जाए और समन्वित किया जाए। और इसका मतलब कि जैसे कई प्रयास अगर हो रहे हैं तो उनको सबको एक मंच पर लाया जाए। समेकन का यही मतलब हुआ, सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए ताकि प्रयास और बेहतर हो सके, कौशल विकास प्राप्त करने के लिए गति मिल सके और मानकों के साथ निर्णय लेने में तेजी हो, ताकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानक होंगे तो हमें तेजी नहीं दिखाई देगी। सभी को जब एक मंच पे लाया जाएगा, एक नियम बनेंगे, तो हम इस चीज में और ज्यादा गति ला सकते हैं। इसके लिए संस्थागत तंत्र तैयार किया जाए और संस्थागत तंत्र के अंतर्गत एक शासी परिषद बनाई गई जो कि हाई लेवल पर नीति का निर्माण करेगी, मार्गदर्शन करेगी। फिर एक संचालन समिति होगी जो कि मिशन की कार्यान्वयन पर नजर रखेगी और मिशन निदेशालय बनेगा जो कि कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा, जिसमें की कार्यकारी समिति भी होगी। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य उप विभाजन भी थे। साथ ही साथ हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसमें भी कौशल विकास को ध्यान में रखा गया। और यहां पर आप देखेंगे कि कौशल विकास से संबंधित प्रावधान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कौशल विकास के महत्व को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी समझा और उसमें इसको स्थान दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया गया। सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ना इसका लक्ष्य था, इसलिए इस चीज को सम्मिलित किया गया। क्लास 6 से ही आप उसका प्रभाव दिखाई देगा। छठी क्लास से ही जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको शामिल करते हुए इंटर्नशिप के अवसर भी इसमें शामिल किए गए। इसका मतलब कि अगर व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोई हुनर है किसी के अंदर तो उसको क्लास 6 से ही हम इंटर्नशिप के माध्यम से उसको निखारने की कोशिश करेंगे। समर्पित व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना होगी ताकि ये शिक्षा संस्थान आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत जो बुनियादी ढांचा है उससे लैस होंगे, तो अधिक स्किल्ड लोगों को हम ट्रेंड कर सकेंगे। साथ ही साथ उद्यमिता और स्वरोजगार को इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिलेगा और इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई, जिससे छात्रों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जा सके। साथ साथ कुछ अन्य प्रयास भी यहाँ पर चिन्हित किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए, जन शिक्षण संस्थान खोले गए, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना हो गई या कौशल ऋण योजना हो गई। संकल्प को चिन्हित किया जा सकता है जो कि कौशल विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम है और इसमें विश्व बैंक से ऋण सहायता भी प्राप्त होती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। तो ये अन्य वो राष्ट्रीय पहले हैं जिसके माध्यम से कौशल विकास की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन संभावनाएं अभी और हैं। इस प्रयास को और बेहतर किया जा सकता है। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया, कुछ अन्य संभावित क्षेत्र हैं जहां पर संभावनाएं अपार हैं। तो बेहतर होगा कि हम आगे आने वाले समय में अगली रिपोर्ट में और बेहतर परिणाम देखेंगे। इससे पहले कि हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस लेकर आया है संभव 2025, जिसमें आपको मिलेगा 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत प्रश्न वर्ष के प्रश्न पत्रों के जो PYQ हैं उनके गहन विश्लेषण के आधार पर इसको तैयार किया गया है। 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न भी मिलेगा, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग भी होगी। सामान्य अध्ययन समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस इसका उपलब्ध है। तो इस सामग्री का लाभ उठाते हुए अपनी परीक्षा को आप बेहतर ढंग से उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसका लाभ उठाएं, सबके लिए ओपन एक्सेस इसका मौजूद है। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने का प्रतिशत क्या अनुमानित है? विकल्प आपके सामने है, 51.2%, 53.5 या 50.9%। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।